आज से जो है हम छत्तीसगढ़ के स्थानीय क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमने गुप्त वंश, मौर्य वंश ये सब वाला पार्ट कवर कर लिया था। अब हम ये देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से राजवंश रहे हैं जो इस क्षेत्र में शासन किए हैं। तो सबसे पहला उल्लेख जिस क्षेत्रीय राजवंश का मिलता है वो है राजर्षि तुल्य कुलवंश। यानी राजर्षि तुल्य कुलवंश को जो है छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश के रूप में जाना जाता है। तो इसी से हम आज चालू करके राजर्षि तुल्य कुलवंश, नल वंश और उसके बाद अन्य जैसे कि सरगपुरी वंश, ये सब पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम राजर्षि तुल्य कुलवंश। तो राजर्षि तुल्य कुलवंश या हो गया या नल वंश हो गया, इसके बारे में हमको स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनका एक्चुअल में समय काल क्या रहा है। लेकिन अनुमानित जितने भी हमारे पास जितने भी स्रोत उपलब्ध है उसमें अनुमानित जो अनुमान है कि ये कितना कब से कब तक इनका शासन रहा होगा, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश का शासन जो है एवरेज के तौर पर देखा जाए तो 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य रहा होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अगर हम इस वंश के शासकों के बारे में जानकारी देखें तो इस वंश से हमको केवल एक ही स्रोत प्राप्त हुआ है जिससे हमको ये जानकारी लगती है कि इस वंश का शासन इस क्षेत्र के आसपास रहा होगा। वो है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। यानी राजर्षि तुल्य कुल वंश का एकमात्र स्रोत जो है जिससे इस वंश की जानकारी मिलती है वो है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। तो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से ही हमको पता चलता है कि इस वंश के शासक कौन कौन रहे हैं। तो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में 6 शासकों का उल्लेख मिलता है। तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे सूरा, जिनके नाम पर राजर्षि तुल्य कुल वंश को सूर वंश के नाम से या सूरा वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहले शासक थे सूरा, ये जानकारी भी हमको आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। दूसरे शासक थे दैत्यवर्मन प्रथम, तीसरे थे विभीषण, फोर्थ थे भीमसेन प्रथम, फिफ्थ थे दैत्यवर्मन द्वितीय और सिक्स्थ थे भीमसेन द्वितीय। तो आपको याद रखना है पेपर में इनके नाम भी पूछे जाते हैं। कई बार आपको मैचिंग में अलग अलग राजवंश देगा और दूसरे तरफ उनके राजाओं के नाम देगा, आपको वो मैचिंग करना रहेगा। तो आपको ये राजाओं के नाम इस वंश के या कोई भी वंश पढ़े उनके राजाओं के नाम आपको स्पष्ट रूप से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर सूरा, दैत्यवर्मन प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्यवर्मन द्वितीय और भीमसेन द्वितीय, ये जानकारी हमको मिलती है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से कि ये इस वंश के शासक हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आरंग ताम्रपत्र से हमको और क्या जानकारी मिलती है। ये पत्र स्वर्ण नदी से जारी किया गया था। यानी ये जो पत्र था वो स्वर्ण नदी के किनारे से जारी किया गया था। तो इतिहासकारों में स्वर्ण नदी को लेकर भी मतभेद है कि ये स्वर्ण नदी जो है वो सोन नदी है या जांजगीर चांपा में एक सोन नाला बहता है वो है। तो ये भी इतिहासकारों में कंफ्यूजन का विषय है, तो ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन ताम्रपत्र में स्वर्ण नदी का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आरंग ताम्रपत्र कौन सी नदी के किनारे से जारी किया गया, तो स्वर्ण नदी के किनारे से। और क्या जानकारी मिलती है, माता पिता की स्मृति में जो इसमें जो ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि जो भीमसेन द्वितीय है उन्होंने माता पिता की स्मृति में हरिस्वामी व बोप स्वामी को भट्टपालिका नामक ग्राम दान में दिया है। ठीक है, यानी इन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में और खुद की स्मृति में भी लिखा है और इन्होंने हरिस्वामी और बोप स्वामी को भट्टपालिका नामक ग्राम दान में दिया है। लेकिन ये ग्राम एक्चुअल में कहाँ है इसके भी विषय में भी इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, इन्होंने जो अपने ताम्रपत्र में जो है गुप्त संवत का प्रयोग किया है। जैसे राय बहादुर हीरालाल जो है वो मानते हैं कि इस ताम्रपत्र में जो गुप्त संवत लिखा हुआ है वो है 182 गुप्त संवत, यानी 182 गुप्त संवत। और जो मिरासी है जो इतिहासकार वो मानते हैं इसमें गुप्त संवत प्रयोग हुआ है 282। यानी ये जो ठीक से वो पढ़ा नहीं जा पा रहे कि वो गुप्त संवत कौन सा है। लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है क्योंकि राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक गुप्त संवत का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार करते होंगे, इसी के लिए ये अपने ताम्रपत्रों में गुप्त संवत का प्रयोग किए हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर हम 182 माने गुप्त संवत तो इस वंश का शासन लगभग जो है 5वीं सदी के आसपास रहा होगा, यानी भीमसेन द्वितीय का। और अगर 282 माने तो ये 6वीं सदी के आसपास रहा होगा। तो इसी के लिए जो है यहाँ पर जो है हमारे को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस वंश की जो राज मुद्रा है वो है सिंह, यानी जो सिक्के भी अगर इस वंश में देखे तो उसमें जो ताम्रपत्र उसमें भी सिंह की आकृति बनी है। तो इसी के लिए माने कि राज मुद्रा जो भी होगी उसमें सिंह की आकृति बनी होगी। इस वंश के राजाओं की जो उपाधि है वो है महाराजा, यानी इस वंश के शासक जो थे अपने आप को महाराजा बोलते थे। जैसे महाराजा भीमसेन द्वितीय, महाराजा दैत्यवर्मन द्वितीय, इस तरीके से। ठीक है, और एक और हमको मिला है
खारवेल हमने कल पढ़ा था, चेदी वंश वाले खारवेल, तो उनके जो है उदयगिरी के पाली प्रशस्ति, उदयगिरी में उनका एक प्रशस्ति मिला है जो कि वो कलिंग के क्षेत्र के आसपास, उदयगिरी जो है कलिंग के क्षेत्र यानी उड़ीसा में है, उसमें खारवेल ने लिखा है राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत। फिर से बोल रहा हूं, राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत, यानी इससे ये भी अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि खारवेल भी हो सकता है राजर्षि तुल्य कुल वंश के रहे हों। ठीक है, यानी खारवेल का संबंध कहीं ना कहीं राजर्षि तुल्य कुल वंश से था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ अपने जो उनकी प्रशस्ति उसमें लिखा है राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि खारवेल जो है कहीं ना कहीं राजर्षि तुल्य कुल वंश से भी संबंधित रहे होंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पेपर में अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है कि खारवेल जो है निम्न में से किस वंश से संबंधित रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका यहाँ पर लिखा है, तो आपको नल वंश, सरबपुरी वंश, जो राजर्षि तुल्य कुल, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में और कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, केवल इतनी ही जानकारी राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में हमको मिलती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और दूसरा वंश देखते हैं, नल वंश। तो नल वंश का भी जो शासन है वो 3वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य रहा होगा, ऐसा अनुमानित है। सब इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन जो हम एवरेज मानकर चल रहे हैं 3वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य इस राजवंश का शासन रहा होगा। वायु पुराण व ब्रह्मांड पुराण में नल वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में नल शासकों का उल्लेख मिलता है और इन्हें नैषध प्रदेश का शासक बताया गया है। नैषध प्रदेश जो है इतिहासकार मानते हैं बस्तर के आसपास के क्षेत्र को इन पुराणों में नैषध प्रदेश कहा गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यह है क्या, इसके बारे में हमको स्पष्ट जानकारी इतिहासकारों के पास उपलब्ध नहीं है। इस वंश के जो संस्थापक हैं वो वराहराज को माना गया है, लेकिन इसके पहले भी कुछ शासक थे, जैसे कि हमने बताया था समुद्रगुप्त जब आक्रमण करता है तो महाकांतार के राजा व्याघ्रराज रहते हैं, तो कई मानते हैं कि व्याघ्रराज जो है इस वंश के संस्थापक रहे होंगे। तो इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। जहां से हमको जानकारी इतिहासकारों को उपलब्ध है तो उस हिसाब से देखें तो वराहराज को इसका संस्थापक माना गया है। इसके अलावा भी कई इसके पिछले शासक भी रहे हैं, लेकिन उनके बारे में स्पष्ट जानकारी ना होने के कारण उनको बोला नहीं जा सकता कि वो इसी वंश के थे। ठीक है, क्योंकि उनका क्षेत्र भले ही यही था, लेकिन ये वंश के थे कि नहीं वो स्पष्ट हमको उपलब्ध नहीं है। तो संस्थापक मानेंगे हम वराहराज को। तो वराहराज का शासन अनुमानित है 400 से 440 ईस्वी के आसपास। ये अनुमानित है, एक्चुअल में ये है कि नहीं, इसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। तो वराहराज का शासन 400 से 440 ईस्वी के आसपास का है। वराहराज का जो है कोंडा गांव के एडेंगा ग्राम के निकट जो है 29 सिक्के मिले हैं, यानी वराहराज के जो है सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं कोंडा गांव के आसपास एडेंगा ग्राम में। ठीक है, तो यहां से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में वराहराज का शासन रहा होगा। अब वराहराज के बाद यहां पर शासन में बैठते हैं बौद्धंत वर्मन। अगर हम बोले नल वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन है, तो नल वंश के सबसे प्रमुख शासक है बौद्धंत वर्मन। ये इनसे ही अधिकतर पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको मैचिंग भी मिलेगा तो बौद्धंत वर्मन का ही नाम ज्यादा मिलता है। तो बौद्धंत वर्मन का जो शासन है वो लगभग 440 से 465 ईस्वी के आसपास माना जाता है, लेकिन इनका वराहराज से क्या संबंध है स्पष्ट नहीं है। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि वराहराज जो थे वो बौद्धंत वर्मन के पिता थे। ठीक है, तो बौद्धंत वर्मन जो है इनका भी एडेंगा ग्राम में जो कोंडा गांव में एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। बौद्धंत वर्मन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है कोंडा गांव के एडेंगा ग्राम में। उस सिक्के में लिखा हुआ है श्री बौद्धंत राजस्य, श्री बौद्धंत राजस्य लिखा हुआ है कोंडा गांव के एडेंगा ग्राम में जो सिक्का प्राप्त हुआ है उसमें। अगर हम देखें तो कल भी हमने पढ़ा था कि वाकाटक नरेश जब रहते हैं नरेंद्र सेन, तो नरेंद्र सेन के ऊपर बौद्धंत वर्मन आक्रमण करते हैं, क्योंकि वाकाटक वंश की राजधानी उस समय नंदीवर्धन यानी नांदेड़ रहती है, उस पर बौद्धंत वर्मन आक्रमण करते हैं। उस आक्रमण में वो नंदीवर्धन के क्षेत्र को हथिया लेते हैं, ये हमने कल भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस समय बौद्धंत वर्मन एक ताम्रपत्र जारी करते हैं, रिद्धिपुर ताम्रपत्र या रीठापुर ताम्रपत्र बोलते हैं, रिद्धिपुर ताम्रपत्र या रीठापुर ताम्रपत्र। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं बौद्धंत वर्मन नंदीवर्धन में कब्जा करने के बाद अपनी पत्नी के साथ वो प्रयाग जाते हैं। तो प्रयाग में जब गंगा यमुना का संगम, उस प्रयाग में जाकर वो स्नान करते हैं और उसकी रानी का नाम रहता है अचली भट्टारिका।
अचली भट्टारिका जो है भवदत्त वर्मन की वाइफ का नाम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये रानी उनके साथ जाती है और प्रयाग स्नान करते हैं, और इसमें जो है वो जो है कदम्बागिरी ग्राम जो रहता है वो भवदत्त वर्मन ब्राह्मण मात्राचार्य और उनके 8 पुत्रों को दान में देता है। ठीक है, भवदत्त वर्मन कदम्बागिरी ग्राम जो है वो ब्राह्मण मात्राचार्य प्लस 8 पुत्र जो उनके रहते हैं उनको दान में देता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये गांव उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में था। ठीक है, ये भी इतिहासकारों में मतभेद है। तो यहाँ पर ये सभी जानकारी हमको रिद्धिपुर या रीठापुर ताम्रपत्र में मिलती है। आगे देखें तो जो भवदत्त वर्मन थे वो शिव के उपासक थे, यानी शंकर भगवान को मानते थे, और इनकी उपाधि थी महाराजा और भट्टारक की। महाराजा और भट्टारक की उपाधि थी भवदत्त वर्मन की। इसके बाद जो है भवदत्त वर्मन के जो बेटे रहते हैं अर्थपति, जो बड़े बेटे रहते हैं वो शासक बनते हैं नल वंश के। अब भवदत्त वर्मन के जितने भी अभियान है, उन्होंने जो भी नांदेड़ में आक्रमण किया, सब में अर्थपति उनके साथ रहते थे। तो अर्थपति का शासनकाल 465 से 475 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय जो कि किसके बेटे रहते हैं, जो कि नरेंद्र सेन के बेटे रहते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। पृथ्वीसेन द्वितीय आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, अर्थपति के ऊपर, और जो नल वंश की राजधानी रहती है पुष्करी, उसको तहस नहस कर देते हैं। पुष्करी जो है वो भोपालपट्टनम के आसपास के क्षेत्र को माना गया है। तो अलग से नोट कीजिएगा अपने उस कॉपी में कि पुष्करी जो है वो राजधानी थी किसकी, नल वंश की। तो पुष्करी को नष्ट किसने किया था, पृथ्वीसेन द्वितीय ने। ठीक है, यहां पर हमको अर्थपति का एक ताम्रपत्र भी प्राप्त होता है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में अर्थपति ने अपने आप को महेश्वर, महासेनापति, सृष्टि राज्य विभव, त्रिपताका ध्वज नील नल नृपति कुलान्वय, फिर से बोल रहा हूं, त्रिपताका ध्वज नल नृपति कुलान्वय, महाराजा और भट्टारक, इतनी उपाधि जो थी वो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में लिखी हुई है किसकी, अर्थपति की। फिर से बोल रहा हूं, महेश्वर, महासेनापति, सृष्टि राज्य विभव, त्रिपताका ध्वज नल नृपति कुलान्वय, महाराजा और भट्टारक, इतनी उपाधि थी अर्थपति की। और अर्थपति जो है जब यहां पर आक्रमण होता है पृथ्वीसेन द्वितीय का, तो इस युद्ध में अर्थपति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अर्थपति के बाद शासन संभालते हैं उनके छोटे भाई जिनका नाम रहता है स्कंद वर्मन। तो स्कंद वर्मन का शासन 475 से 500 ईस्वी के आसपास माना गया है। इसने क्या करते हैं, जो पुष्करी जो नष्ट हो गई थी वो पृथ्वीसेन द्वितीय का आक्रमण में, इसने स्कंद वर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया। और ऐसा मानना जाता है कि इसी समय स्कंद वर्मन ने पुष्करी का नाम बदलकर पोड़ागढ़ कर दिया। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि ये पोड़ागढ़ उड़ीसा का है, यानी क्योंकि जो स्कंद वर्मन का एक हमको आगे चलकर हम देखते हैं कि स्कंद वर्मन का यहाँ पर एक शिलालेख मिलेगा, पोड़ागढ़ शिलालेख, जो कि नल वंश का पहला शिलालेख है। तो पोड़ागढ़ शिलालेख जो है उसमें जो है ऐसा माना जाता है कई इतिहासकार की पुष्करी ही पोड़ागढ़ थी, और कई इतिहासकार मानते हैं कि ये पोड़ागढ़ उड़ीसा वाला पोड़ागढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है माना जाता है कई बार कि पुष्करी ही पोड़ागढ़ थी, और कई बोलते हैं कि पोड़ागढ़ उड़ीसा में है। तो यहाँ पर जो है उसने अपनी राजधानी पुष्करी को पुनः बसाया स्कंद वर्मन ने। इसके जो है स्कंद वर्मन ने क्या किया, वाकाटक नरेश देवसेन पर हमला किया। पृथ्वीसेन के बाद जो है देवसेन शासन करते हैं वाकाटक वंश के, तो स्कंद वर्मन देवसेन पर आक्रमण करते हैं और उसके जो विदर्भ के क्षेत्र रहते हैं वो हड़प लेते हैं। तो स्कंद वर्मन विदर्भ के क्षेत्र को हड़प लेते हैं, लेकिन देवसेन को जो है जब ये आक्रमण होता है देवसेन कमजोर पड़ता है, तो देवसेन को हराकर हरिसेन जो है वो शासक बनता है, और हरिसेन जो है अपने विदर्भ के क्षेत्र को वापस पा लेता है। क्लियर है, तो यहाँ पर पोड़ागढ़, ठीक है, पोड़ागढ़ जैसे कि मैंने बताया कई इतिहासकार उड़ीसा मानते हैं, कई पुष्करी को मानते हैं। तो पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था स्कंद वर्मन ने। ठीक है, तो स्कंद वर्मन, क्योंकि पुष्करी में भी एक विष्णु मंदिर है, पोड़ागढ़ में भी एक विष्णु मंदिर जो उड़ीसा का है, तो इतिहासकार अभी तक ये भी नहीं जान पाए कि पोड़ागढ़ ये है कि वो है। ठीक है, तो क्योंकि बस आपसे पूछा जाएगा पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो स्कंद वर्मन ने करवाया। ठीक, इसके अलावा नलों का ये पहला शिलालेख था पोड़ागढ़। इस शिलालेख की जो शुरुआत होती है उसमें लिखा है विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि स्कंद वर्मन के जो पोड़ागढ़ शिलालेख है उसकी शुरुआत में लिखा है विजयी था, विजयी है और विजयी ही रहेगा। इसके अलावा जो है इसमें अपने आप को जो स्कंद वर्मन ने क्या उपाधि दी है, नलान्वय मुख्य।
नलान्वय मुख्य पहली उपाधि, पिता कहा है खुद को, पितामह कहा है खुद को, जननी का कृति कहा है खुद को। क्या क्या कहा है? नलान्वय मुख्य, फिर है पिता, पितामह और जननी का कृति। ये किसने कहा है? नलवंशी शासक स्कंद वर्मन ने अपने आप को। ठीक है, तो यहां पर जो है स्कंद वर्मन के बाद जो है इस वंश की जानकारी हमको ज्यादा नहीं मिलती है, सीधा हमको जानकारी मिलती है फिर विलासतुंग की, जो कि 700 से 740 ईस्वी के आसपास शासन कर रहा है। इसके बाद पूरा अंधकार काल में चले जाता है और जो हमको विलासतुंग का राजिम शिलालेख मिला है, राजिम शिलालेख से हमको यह जानकारी मिलती है कि विलासतुंग के जो पूर्वज हैं वो है पृथ्वीराज और विरूपाक्ष। यानी पृथ्वीराज जो है किसके पिता है? विरूपाक्ष के, और विरूपाक्ष के किसके पिता है? विलासतुंग के। यानी विलासतुंग हो गया इनका बेटा, विरूपाक्ष हो गया इनका बेटा। ये जानकारी हमको मिलती है राजिम शिलालेख से, जो कि विलासतुंग का है। अगर हम देखें विलासतुंग का जो शासनकाल है 700 से 740 ईस्वी के आसपास माना जाता है, अनुमानित है। ठीक है, क्योंकि यही इस सन जो लिखा है वो शिलालेख में लिखा हुआ था। अगर हम देखें तो राजिम शिलालेख अभिलेख जो है उसका जो है हमको शासनकाल मिलता है, इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है वो विलासतुंग के समय ही प्रारंभ हुआ था। यानी जो राजीव लोचन मंदिर है, जो कि एक विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण कार्य विलासतुंग ने प्रारंभ करवाया था, वहीं पर राजिम शिलालेख अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है ऐसा माना जाता है कि राजीव लोचन मंदिर का मंडप द्वार और कुलिका, इनका निर्माण जो है वो विलासतुंग ने करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नल वंश में पूरा नहीं हुआ था, वो आगे भी चल रहा था। तो किस वंश में जाकर पूरा हुआ उसकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर का निर्माण, पूरा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग के समय नहीं हुआ, वो आगे भी चल ही रहा था उसका निर्माण कार्य। तो कहीं लिखा रहता पांडु वंशी शासकों के काल में भी पूर्ण हुआ था, तो कई इतिहासकार मानते हैं कि पांडुवंशी शासक और नलवंशी शासक समकालीन थे। तो बहुत सारे, लेकिन उसके बारे में अनुमान ही लग रहा है। तो आपके अगर पेपर में पूछा जाए राजिम का राजीव लोचन मंदिर, तो आपको उसमें जो है नलवंशी शासक का विलासतुंग का नाम लेकर चलना है। अगर हम आगे देखें, नोट है एक ठो कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार, यानी राजीव लोचन मंदिर का रिनोवेशन, जीर्णोद्धार कौन करवाया था? कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव के सेनापति जगतपाल ने। कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव के सेनापति जो थे, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने इस मंदिर का रिनोवेशन यानी जीर्णोद्धार करवाया था। आपको ये भी याद रखना, जब हम कलचुरी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा। इसके बाद जो है विलासतुंग के बाद कोई भी शासक की जानकारी नहीं मिलती है हमको कि विलासतुंग के बाद नल वंश के शासक कौन रहे होंगे, कैसा अंत हुआ होगा। लेकिन कुछ बुक में नाम मिलता है, लेकिन उसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है कि वो है भी कि नहीं। लेकिन बस नाम के तौर पर हम देख ले रहे हैं, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव और नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल जो है नलवंश के अंतिम शासक माने गए हैं, लेकिन कोई इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो ये नाम कभी भी आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपसे पेपर में जो नाम स्पष्ट हमको पता है, भवदंत वर्मन, स्कंद वर्मन, अर्थपति और विलासतुंग। इसके अलावा नलवंश से और कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बन सकता, क्योंकि ये सब जो है अनुमानित है। तो पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव, नरेंद्र थबल, और नरेंद्र थबल को अंतिम शासक माना गया, लेकिन कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर नलवंश खत्म होता है। इसके बाद हमको पढ़ना था सरबपुरी वंश, लेकिन बोर्ड में जगह कम थी, वो बड़ा वंश है, तो इसी के लिए हम एक छोटे वंश को यहाँ पर लिख रहे हैं, वो है शैल वंश। लेकिन ये इसके बाद यही शासन किया ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि नल वंश ऐसा माना जाता है, नल वंश को वंशी शासकों को पांडुवंशी शासकों ने हराया है। कहीं पर लिखा रहता है चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नल वंशी शासकों को हराया था। तो स्पष्ट जानकारी नहीं है कि नल वंशों को आखिर में हराया कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर एक वंश पढ़ते हैं हम, शैल वंश। क्रम में यही नहीं है, लेकिन क्योंकि जगह कम है इसलिए हम शैल वंश आपको पढ़ ले रहे हैं। तो शैल वंश का शासन 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य रहा है। मुख्य रूप से ये शासन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, बालाघाट, और हमारा मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि शैल वंश का शासन रहा है 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, तो सरबपुरी व ऐसा माना जाता है सरबपुरी व कौशल के कुछ राजाओं का युद्ध हो रहा था, यानी सरबपुरी शासकों और कौशल के कुछ राजाओं का युद्ध हो रहा था, जिसका फायदा शैल वंशी शासकों ने उठाकर इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की थी, दुर्ग के आसपास के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में दुर्ग, राजनांदगांव, बालाघाट के आसपास का क्षेत्र आता है। रघोली ग्राम, जो कि राजनांदगांव और बालाघाट के बॉर्डर में स्थित है, तो यह रघोली ग्राम में एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है।
इस रघोली ग्राम के ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलती है कि इस वंश के शासक कौन कौन है। इस वंश के शासक है श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन। श्रीवर्धन जो है इस वंश के संस्थापक थे, उसके बाद बनते शासक पृथ्वीवर्धन और उसके बाद जयवर्धन। तो ये जानकारी हमको मिलती है इस रघोली ग्राम के ताम्रपत्र से। और ये भी जानकारी मिलती है कि इस रघोली ग्राम के ताम्रपत्र से कि श्रीवर्धन ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इस अवसर पर जब उसने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था तो इस अवसर पर उसने खद्दिका नामक ग्राम को दान में दिया था, खद्दिका। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि दुर्ग, राजनांदगांव और बालाघाट के आसपास के क्षेत्र में सैल वंश का शासन रहा है। उसके शासक बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन है, तो उसके शासक है श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन। श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन। अब भी अगर आपने जनसंपर्क अधिकारी का पेपर देखा होगा तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्लियर है? तो सैल वंश का शासन दुर्ग, राजनांदगांव, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र में रहा है 7वीं से 8वीं शताब्दी। और इस वंश के शासन है श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन। तो यहां पर हम ये अभी खत्म करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अन्य क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सरबपुरी राजवंश के बारे में देखते हैं। देखिए, सरबपुरी राजवंश के जितने भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उसमें उन्होंने अपने आप को अम्रारी कुल का बोला है। तो सरबपुरी राजवंश जो है वो अम्रारी कुल का बोला गया है। लेकिन जो सरबपुरी राजवंश के जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए उसमें किसी में भी तिथि स्पष्ट नहीं है कि इनका वंश कब से कब तक रहा होगा। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इनका वंश जो है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में शासन किया होगा। लेकिन इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं उपलब्ध है। अगर हम सरबपुरी राजवंश से पेपर में क्वेश्चन देखें तो पूछा जाता है अम्रारी कुल किस राजवंश का है, तो वो सरबपुरी राजवंश का है। अगर हम इसके संस्थापक देखें तो वो है सरबराज। सरबराज ऐसा माना जाता है कि जो वाकाटक वंश का जब शासन चल रहा था तो वाकाटक वंश के जो शासन में प्रवरसेन द्वितीय का जब शासन आता है तो उस समय जो है सरबराज रहते हैं वो वाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय के सामंत रहते, सेनापति रहते हैं। और जब वाकाटक वंश के आपस में मतभेद चलता है तो उसका फायदा उठाते हैं सरबराज, और वो वाकाटक वंश के अंतर्गत आने वाले जो कौशल का क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, वो हड़प लेते हैं और वहां के संस्थापक बन जाते हैं सरबराज। यानी वाकाटक वंश के मतभेदों का फायदा उठाकर सरबराज ने सरबपुरी वंश की स्थापना की। तो अगर हम देखें तो सरबपुर की या सरब राजवंश की जो राजधानी रही है वो है सरबपुर, श्रीपुर और प्रसन्नपुर। सरबपुर, श्रीपुर और प्रसन्नपुर। क्योंकि सरबराज जैसे ही शासक बनते हैं, सरबराज अपने नाम पर एक नगर बसाते हैं सरबपुर और उसी को राजधानी बनाते हैं। लेकिन ये वर्तमान में सरबपुर कहाँ है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। कोई विद्वान मानता है कि सरबपुर जो है वो सिरपुर के आसपास के क्षेत्र में था, कोई विद्वान मानता है कि सरबपुर जो है वो मल्हार के आसपास के क्षेत्र में था। लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सरबपुर किस क्षेत्र के आसपास था। क्लियर है? इसके बाद जो है सरबपुर ने जो है अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, यानी सरबराज जो है उन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे और उसमें उन सिक्कों में जो है पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी सिक्कों में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किसने किया था? तो सरबराज ने किया था। ठीक है, अपने क्षेत्र की बात हो रही है। सरब के उत्तराधिकारी होते हैं महेंद्र, महेंद्र के उत्तराधिकारी होते हैं नरेंद्र, नरेंद्र के उत्तराधिकारी होते हैं प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र के होते हैं जयराज, जिनको मनमात्र या दुर्गराज भी कहते हैं। जयराज के 3 बेटे रहते हैं, सुदेवराज प्रथम, प्रवरराज और व्याघ्रराज। और जयराज के बाद सुदेवराज यहाँ के शासक बनते हैं और सुदेवराज के बाद प्रवरराज शासक बनते हैं। और सुदेवराज का एक बेटा रहता है सुदेवराज द्वितीय। ठीक है, तो अगर आपसे इसका क्रम पूछा जाए तो सबसे ऊपर है सरबराज, सरबराज के बाद आता है महेंद्र, फिर नरेंद्र, फिर प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र के बाद जयराज, जयराज के बाद सुदेवराज और सुदेवराज के बाद प्रवरराज। ये उसका क्रम रहा है। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो यहां पर नरेंद्र का पिपरदुला ताम्रपत्र, यानी नरेंद्र के जो हमको एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है पिपरदुला ताम्रपत्र, जिससे इस वंश के बारे में कुछ जानकारी हमको मिलती है। अगर हम देखें तो पिपरदुला ताम्रपत्र में नरेंद्र ने अपने आप को बोला है खड़गधारा जितु भुवे। खड़गधारा जितु भुवे यानी तलवार के दम पर विश्व को जीतने वाला कहा है नरेंद्र ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है खड़गधारा जितु भुवे। यहां पर एक चीज और आपको बता दूं कि हम जो ये महेंद्र है, ठीक है, कई इतिहासकार मानते हैं, जो नरेंद्र के पहले हमने महेंद्र पढ़ा है
कई इतिहासकार का मानना है कि जो समुद्रगुप्त का आक्रमण होता है तो वो वाकाटक वंश का महेंद्र नहीं, वो सरबपुरी वंश का महेंद्र था। इसको मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो स्पष्ट नहीं है कि ये यही वाला महेंद्र था कि कोई दूसरा महेंद्र था वाकाटक वाला, लेकिन पेपर में वाकाटक लेकर चलता है, इसलिए हम वाकाटक वाले को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है। नरेंद्र का पीपरदूला ताम्रपत्र, खड़गधारा जीतू भवे का है तलवार की धार पर विश्व को जीतने वाला। इसके अलावा नरेंद्र ने पलारी में स्थित, पलारी जो बलौदा बाजार है, पलारी में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। यानी नरेंद्र के द्वारा पलारी में सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है, जो इसी के कार्यकाल में आता है। इसके अलावा जो नरेंद्र था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानता था नरेंद्र, और इसकी उपाधि थी परम वैष्णव की। परम वैष्णव की उपाधि धारण करने वाला भी नरेंद्र था। इसके अलावा नरेंद्र ने अपनी मुद्राएं, जो उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई, सिक्के प्राप्त हुए, उसमें गजाभिषिक्त लक्ष्मी का चिन्ह होता था। ठीक है। गजाभिषिक्त लक्ष्मी का चिन्ह सिक्कों में होता था, यानी कहने का मतलब ये है कि उनके सिक्के में एक लक्ष्मी जी होती थी और उसमें जो है हाथी अपने सूंड से उनका अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा चिन्ह जो है गजाभिषिक्त लक्ष्मी का चिन्ह नरेंद्र ने अपनी मुद्राओं में इसको करवाया था। इसके बाद जो है नरेंद्र के बाद शासक बनते हैं प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के स्वयं के कोई भी ताम्रपत्र हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, इनके केवल सोने के हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे प्रसन्न मात्र के जो पोते होते हैं जिनका नाम रहता है व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र से हमको ये ज्ञात होता है कि इस वंश में प्रसन्न मात्र जो है शासक रहे हैं, और प्रसन्न मात्र ने जो है प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया था। तो प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया था, इसकी जानकारी हमको मिलती है व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र से। ठीक है। और ये प्रसन्नपुर जो था वो निडला नदी के किनारे पर था। तो इतिहासकार मानते हैं कि जो ये निडला नदी है, ये वर्तमान की जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली लीलागढ़ नदी है, वही निडला नदी, यानी लीलागढ़ नदी का पुराना नाम निडला नदी था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और प्रसन्नपुर को वो मल्हार के आसपास के क्षेत्र में मानते हैं, यानी कई इतिहासकार तो सीधा मल्हार को ही प्रसन्नपुर बोल दिए हैं, लेकिन ये प्रसन्नपुर की स्थिति मल्हार के आसपास है, ये सभी इतिहासकार मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर निडला नदी के किनारे था प्रसन्नपुर। ये जानकारी हमको व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र से मिलती है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सरबपुरी राजवंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए प्रसन्न मात्र ने। इसके अलावा इनके सिक्कों के ऊपरी भाग के केंद्र में गरुड़ का चिन्ह होता था, यानी जो सिक्के हैं उसके ऊपरी भाग में गरुड़ का चिन्ह होता था, और दोनों किनारों में शंख व चक्र का चिन्ह होता था। कई कई सिक्कों में एक तरफ जो था वो था आपका शंख का चिन्ह और दूसरी तरफ चक्र का चिन्ह, ये भी होता था। और कई कई सिक्के ऐसे जिसमें ऊपर में जो है केंद्र में गरुड़ का चिन्ह और सिक्कों के किनारों में शंख का चिन्ह और एक चक्र का चिन्ह, और नीचे नाम लिखा रहता था श्री प्रसन्न मात्र, यानी इन्होंने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए जिसमें उनके नाम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। इन सिक्कों की जो लिपि है वो है पेटिका शीर्ष लिपि, यानी जैसा हम पढ़ते हैं ब्राह्मी लिपि, वैसे एक लिपि होती है पेटिका शीर्ष लिपि, उसका प्रयोग किया था प्रसन्न मात्र ने। तो पेटिका शीर्ष लिपि में इनके सिक्के हमको मिले हैं। अगला शासक बनते हैं जयराज। जयराज के बारे में आपके दो चीज बस इंपॉर्टेंट है कि जयराज जो है इन्हीं का नाम था मानमात्र और दुर्गराज। जयराज का ही नाम था मानमात्र और दुर्गराज। तो इतिहासकार ये है ऐसा उनके प्रमाण मिलता है कि जयराज इस वंश के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे महा लगाया था, यानी जयराज को का दूसरा नाम था महाजयराज। तो महा शब्द लगाने की जो परंपरा सरबपुरी शासकों में आई है वो जयराज या महाजयराज से ही आई है। क्लियर है। इसके अलावा इनका नाम दुर्गराज भी था। ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान में दुर्ग शहर है उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, यानी दुर्गराज के द्वारा ही दुर्ग की स्थापना की गई थी या दुर्ग क्षेत्र बनाया गया था, जिसके कारण इनको दुर्गराज भी कहा गया। तो अगर पेपर में कभी पूछा जाता है कि दुर्ग की स्थापना संस्थापक कौन थे, तो वो यही है महाजयराज या दुर्गराज, या इनको मानमात्र भी कहा जाता है। ठीक है। जयराज के बाद उनके बड़े बेटे सुदेवराज प्रथम जो है वो शासक बनते हैं। सो इस वंश के सर्वाधिक ताम्रपत्र जो मिले हमको वो सुदेवराज प्रथम के मिले, या इनको कहा जाता था महासुदेवराज प्रथम, क्योंकि यहां से सभी के नाम के आगे महा लगना चालू हो गया था। तो इनके सर्वाधिक ताम्रपत्र 8 मिले हैं।
जिसमें से 6 ताम्रपत्र सरभपुर से मिले हैं और 2 ताम्रपत्र सिरपुर से मिले हैं, और उसमें से 6 में से 1 ताम्रपत्र अधूरा है, तो आप बोल सकते हैं 5 ताम्रपत्र जो है वो सरभपुर से मिले हैं। तो यहां पर देखिए सिरपुर से भी इनके ताम्रपत्र मिल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सिरपुर के क्षेत्र में भी सुदेवराज का क्षेत्र आ गया था। तो यहां पर आपको एक चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम ये देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक थे, जिनका नाम था भीमसेन द्वितीय, जिनका हमको आरंग ताम्रपत्र मिला है, तो इतिहासकार बोलते हैं आरंग ताम्रपत्र जारी कहां से हुआ है? ताम्रपत्र आरंग का सोन नदी, और सोन नदी 2 हम उन्होंने बताया है, या तो हो सकता है कि वो जो मुख्य स्वर्ण नदी जो है वो अमरकंटक वाली सोन नदी है, या जांजगीर चांपा के पास सोन नाला जो है वो। तो इतिहासकार मानते हैं कि जो जांजगीर चांपा के पास सोन नाला है वही सोन नदी, स्वर्ण नदी उस समय कहा जाता होगा। तो इसके पीछे उनका यहाँ पर तथ्य ये है, क्योंकि हमको कई प्रमाण मिलते हैं कि जो भीमसेन द्वितीय था राजर्षि तुल्य कुलवंश का, उसने आक्रमण किया था सुदेवराज के ऊपर। तो भीमसेन द्वितीय जो आरंग ताम्रपत्र जिनका है, वो जब आक्रमण करने गए थे हमारे सुदेवराज प्रथम के ऊपर, तो वहीं पर स्वर्ण नाले के पास उन्होंने वो ताम्रपत्र जारी किया था। तो यहां पर जब सुदेवराज के ऊपर आक्रमण होता है, तो इस सुदेवराज के आक्रमण के बाद राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक भीमसेन द्वितीय को सुदेवराज प्रथम हरा देते हैं, और यहां से जो है राजर्षि तुल्य कुलवंश खत्म हो जाता है, और जो उनका आरंग, सिरपुर के आसपास का क्षेत्र है, रायपुर महासमुंद वाला क्षेत्र, उस पर अधिकार हो जाता है किसका? सुदेवराज प्रथम का। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो सुदेवराज प्रथम क्या करते हैं? अपने क्षेत्र को, क्योंकि अब उनका क्षेत्र बढ़ गया है, उनके पास जो है क्षेत्र आ गया है, मल्हार वाला क्षेत्र है, प्रसन्नपुर जो बोल रहे हैं, सरभपुर वाला क्षेत्र है, और सिरपुर वाला क्षेत्र। तो इतने बड़े क्षेत्र में वो शासन जो है अकेले संभाल नहीं पा रहे थे, इसी के लिए उसने क्या किया? अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासक की नियुक्ति कर दी। अब इन्होंने क्या किया? जो मुख्य रूप से सिरपुर के आसपास का क्षेत्र था, क्योंकि सिरपुर भी इन्होंने जीत लिया था, तो उसको भी एक राजधानी बना दिया। तो सिरपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए शासन करने के लिए उसने अपने भाई प्रवर राज को वहां का शासन अध्यक्ष बना दिया, यानी सिरपुर राजधानी बनाई और सिरपुर में प्रवर राज को शासन अध्यक्ष बना दिया, यानी सिरपुर के आसपास के क्षेत्र में जो अधिकार जिसका होगा वो होगा किसका? प्रवर राज का। ठीक है। वैसे ही प्रसन्नपुर के आसपास के क्षेत्र, प्रसन्नपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए अपने छोटे भाई व्याघराज को चुना, यानी प्रसन्नपुर के आसपास के क्षेत्र में व्याघराज कार्य करेंगे। अब यहां पर इतिहासकार मानते हैं कि सुदेवराज की एक बेटी थी जिसका नाम था लोक प्रकाशा। सुदेवराज की एक बेटी थी जिसका नाम था लोक प्रकाशा। उसका विवाह सुदेवराज ने जो सोमवंशी शासक थे जिनका नाम था इंद्रबल, तो ये जो है मुख्य रूप से माना जाता है उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में सोमवंश का शासन था। तो वहीं के जो एक शासक थे उनका नाम था इंद्रबल। सोमवंश में भी क्योंकि बहुत फूट पड़ी हुई थी, सोमवंश भी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा था, तो उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में जो सोमवंश था उसी में से किसी राजा के बेटे रहे होंगे उस समय इंद्रबल, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो इंद्रबल या इंद्रबल राज का विवाह कर दिया था उन्होंने लोक प्रकाशा से। ठीक है, यानी आप जो वही इंद्रबल आगे चलकर पांडु वंश के शासक बनते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पांडु वंशी शासकों का या सरभपुरी शासकों के साथ जो है वैवाहिक संबंध था, क्योंकि लोक प्रकाशा का विवाह इंद्रबल से हुआ था। तो यहां पर जब इंद्रबल से लोक प्रकाशा का विवाह हुआ था, उसके एवज में ऐसा माना जाता है कि जो खरौद के आसपास का क्षेत्र है उस पर उसको बचाने के लिए, जैसे ये 2 क्षेत्र के शासन अध्यक्ष बना दिए, तो खरौद के आसपास के क्षेत्र के शासन अध्यक्ष बनाते हैं इंद्रबल राज को, यानी खरौद के आसपास का क्षेत्र के जो शासक बनते हैं वो होते हैं इंद्रबल राज। अब ऐसा माना जाता है कि सोमवंश के ही किसी शासक के बेटे रहे होंगे इंद्रबल राज, लेकिन सोमवंश का कोई और शासक उस समय उड़ीसा में, उस उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में शासन कर रहा था, उसका नाम था सूरबल। यानी ऐसा माना जाता है कि सूरबल उस समय सोमवंश का शासन कर रहा था और उसी वंश से संबंधित कोई एक शासक रहा होगा जिसका शासक का बेटा रहा होगा इंद्रबल राज। तो सूरबल क्या करता है, इस समय आकर सरभपुर के आसपास के क्षेत्रों में, या मुख्य रूप से आप बोल लीजिए रायगढ़ सारंगगढ़ वाला क्षेत्र, रायगढ़ सारंगगढ़ वाला क्षेत्र में जो है आक्रमण करता है सूरबल। तो सूरबल जो सोमवंशी शासक है उसके आक्रमण को शांत करता है इंद्रबल राज।
यानी इंद्रबल जो रहता है वो सूर्यबल के साथ जो वहां पर आक्रमण हुआ रहता है उसको शांत करता है। ये दोनों एक ही वंश के हैं, लेकिन इनके मध्य क्या संबंध है ये आज तक इतिहासकार को नहीं पता चल पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्यबल सोमवंशी शासक के आक्रमण को शांत कराया था इंद्रबल राज ने। इसके बाद जो है जब यहाँ पर मृत्यु हो जाती है सुदेवराज प्रथम की, तो यहाँ पर जो है सुदेवराज प्रथम की मृत्यु के बाद जो है सुदेवराज ने अपनी वसीयत में ये बताया था कि जो यहाँ पूरे सरभपुर का शासक जो बनेगा वो बनेगा इंद्रबल। यानी अपने बेटे को शासक ना बनाकर उसने अपने दामाद इंद्रबल राज को शासक बनाया था। ऐसा माना जाता है कि इस आक्रमण जो ये हुआ था उसको शांत करने में इंद्रबल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए पूरे सरभपुर का शासन सौंपा गया था इंद्रबल को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बाकी दो भाई रहते हैं जिनका नाम है प्रवर राज और व्याघ्र राज, वो इससे नाराज हो जाते हैं और उनके भाई की मृत्यु के बाद यानी सुदेवराज की मृत्यु के बाद ये दोनों भाई आपस में मिलते हैं व्याघ्र राज और प्रवर राज और आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, इंद्रबल के ऊपर। और इंद्रबल पहले तो हार जाता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, पहले इंद्रबल हार जाता है और शासक बन जाते हैं उसके बाद प्रवर राज। तो प्रवर राज पूरे सरभपुरी वंश के शासक बनते हैं, लेकिन इंद्रबल वापस अपनी सेना इकट्ठी करता है और वो जो है प्रवर राज को हरा देता है और इस तरह जो है सरभपुरी राजवंश यहाँ पर खत्म हो जाता है और सोमवंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में हो जाती है। और इतिहासकार उड़ीसा के सोमवंश और छत्तीसगढ़ के सोमवंश को अलग दिखाने के लिए जो छत्तीसगढ़ का सोमवंश है उसको पांडु वंश का नाम दिए हैं। तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का शासन चालू होता है। तो प्रवर राज को हराकर इंद्रबल राज जो है वो छत्तीसगढ़ में सोमवंश की नींव या पांडु वंश की नींव रखते हैं, आप जो भी बोल लीजिए। तो यहां से चालू हो जाता है छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का शासन। अब यहाँ पर जो है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा माना जाता है कि जो तालागांव में जो रुद्रशिव की प्रतिमा है, वो तालागांव के रुद्रशिव की प्रतिमा जो है वो सरभपुरी काल की है। ठीक है, तालागांव के रुद्रशिव की प्रतिमा सरभपुरी काल की है। तालागांव वही जिसे अमेरी कापा के नाम से जानते हैं, जो कि मनियारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मनियारी नदी या मनियारी और शिवनाथ दोनों नदी के किनारे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो रुद्रशिव की प्रतिमा सरभपुरी वंश के समय की है। और प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम देखें सरभपुरी वंश की, तो ये 4 भागों में बटी थी। सबसे ऊपर था राज्य के नीचे आते थे आहार यानी जिले के नीचे आते थे भोग या भुक्ति जिसको तहसील कहते हैं, और सबसे नीचे होता था ग्राम। यानी राज्य, आहार, भोग या भुक्ति और ग्राम, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी सरभपुर की। लेकिन इसके बारे में कोई विशेष जानकारी और उपलब्ध नहीं है। तो इतना ही पता चलता है राज्य, आहार, भोग, भुक्ति जिसे तहसील कहते थे या ग्राम, ये उनके प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो यहाँ पर हमारा आज की क्लास हम खत्म करते हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, इसमें जो पेपर में आता है कि ऐसे कौन से शासक रहे हैं जिनके ताम्रपत्रों में कोई भी चित्र अंकित नहीं है। तो सरभपुरी शासक के ताम्रपत्र में कोई भी चित्र अंकित नहीं होता था। तो उसमें जो केवल जो है कि किस डेट में वो या किस तिथि में वो ताम्रपत्र जारी किया जा रहा है, जैसे भाद्र माह के 13वें दिन, इस तरीके से वो लिखा रहता था। लेकिन उसमें कहीं पर भी वो ताम्रपत्र कहां से जारी हो रहा है ये लिखा रहता था, लेकिन कहीं पर भी चित्र नहीं बने रहते थे। तो सरभपुरी राजवंश एक ऐसा राजवंश है जिसके ताम्रपत्र में कोई भी चित्र नहीं बना रहता था। सिक्कों में भले बने रहे, लेकिन ताम्रपत्र में चित्र नहीं बना रहता था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में जब आएंगे हम तो पांडु वंश का शासन और सोमवंश का शासन, ये सब वाला पार्ट कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।